जय हिंद। मैं राणा यशवंत आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं फैक्ट्स एंड फिगर्स। क्या चीन हिंदुस्तान के खिलाफ कोई बड़ी और गहरी साजिश कर रहा है? क्या आने वाले वक्त में हिंदुस्तान को चीन से युद्ध करना पड़ सकता है? ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि हाल में चीन की जो तैयारी है, खास करके अरुणाचल के इलाके और उसके आसपास, और चीन की सरकार ने एक भारतीय महिला की यात्रा के दौरान जो बयान दिया है, उसके बाद से चीन की मंशा पर लगातार शक बढ़ता चला जा रहा है। जॉर्ज फर्नांडिस जब हिंदुस्तान के रक्षा मंत्री थे 1998 में, तो उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान का दुश्मन नंबर 1 पाकिस्तान नहीं है, चीन है। पूर्व रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव ने भी यह बात कही थी और देश के कई नेता बार बार यह कह चुके हैं। रक्षा के जो बहुत बड़े बड़े जानकार हैं, वो इस बात को दोहराते रहते हैं। चीन हिंदुस्तान के लिए खटकता क्यों है? हिंदुस्तान चीन की खातिर या चीन के सामने एक बड़ी चुनौती क्यों है? और चीन आज की तारीख में जो कुछ भी कर रहा है, वो हिंदुस्तान के लिए खतरे की घंटी क्यों है? To say that Arunachal Pradesh is an integral and inalienable part of India. China never acknowledges Arunachal Pradesh illegally set up by India. आज फैक्ट्स एंड फिगर्स में जिन बातों को हम आपके सामने रखने जा रहे हैं, वो क्या चीन वाकई हिंदुस्तान के खिलाफ एक बड़ी साजिश कर रहा है, उसके कारण क्या हैं, उस नक्शे के ज़रिए मैं आपको बताऊंगा। भारत को युद्ध के लिए तैयार रहने की ज़रूरत है, और वो तब जब चीन लगातार अपनी तरफ सैन्य बंदोबस्त और इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों को बेइंतहा बढ़ा रहा है। उसका जो 14वां पंचवर्षीय प्लान है, उसमें $30 बिलियन उसने सैन्य बुनियादी ढांचे पर एलोकेट किया है। इसका मकसद क्या है? और क्या चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश, इन तीनों की जो नई टुकड़ी बनी है बांग्लादेश में यूनुस की सरकार के आने के बाद से, वो भारत के लिए लगातार साजिशें करती जा रही है। ख़तरा हिंदुस्तान के ऊपर बढ़ता चला जा रहा है। और क्या हिंदुस्तान को इसका भान है, इसका पता है? और है तो फिर तैयारी कैसी है? आज सिलसिलेवार तरीके से मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये नक्शा आप देखिएगा। इस नक्शे के ज़रिए आज बहुत सारी चीज़ें मैं चाहता हूँ कि आपके ज़हन में इमेजेस के ज़रिए साफ हों। वो जो ब्लिंक करने वाला हिस्सा है हिंदुस्तान का, वो 38,000 वर्ग किलोमीटर का इलाका है। उसको अक्साई चिन कहते हैं और चीन का उस पर कब्जा है। 1962 की जंग के बाद से चीन ने बाकायदा उसको अपने नक्शे में शामिल करना, उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और इस अक्साई चिन के बारे में आप अगर देखते हैं तो यह पूरा इलाका तिब्बत ये है, और दूसरी तरफ शिनजियांग प्रोविंस है चीन का। तो तिब्बत से शिनजियांग के लिए जो एक्सप्रेसवे बनाया चीन ने, वो अक्साई चिन से उसने गुजारा है। इस पर हिंदुस्तान को बहुत एतराज़ रहा है और बहुत ज़्यादा। और क्या हुआ, आप ऊपर जो पीओके देख रहे हैं, उस पीओके से पाकिस्तान ने चीन को 5,000 वर्ग किलोमीटर का इलाका दे दिया। तो 38 और 5 43,000 वर्ग किलोमीटर का इलाका जो हिंदुस्तान का है, जम्मू कश्मीर का, आज की तारीख में लद्दाख कहिए, वो चीन ने कब्जा कर रखा है। और वहीं से काराकोरम एक्सप्रेसवे जाता है जो पाकिस्तान से निकलता है, चीन पाकिस्तान को जोड़ता है। और चीन से पाकिस्तान की सप्लाई और CPEC जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, वो इसी इलाके से जाता है। हिंदुस्तान कहता है कि पूरा का पूरा क्षेत्र हमारा है। वो अवैध तरीके से चीन ने कब्जा करके रखा हुआ है और उस पर भारत बार बार अपना दावा जताता है। ये अक्साई चिन है। अब ये सिलीगुड़ी है, इसको चिकन नेक कहते हैं। जहाँ जहाँ खतरे हैं उनको मैं आपके सामने रखता चला जा रहा हूँ। यह एक ऐसा इलाका है जिसको हम आगे आपको बताएंगे कि ये क्या है, अक्साई चिन क्या है, चिकन कॉरिडोर क्या है। लेकिन एक पतला गलियारा है, और यह गलियारा जहाँ सबसे कम चौड़ा है वो 20 से 22 किलोमीटर का है। नीचे बांग्लादेश है, ऊपर चीन है, भूटान। और दोनों तरफ जब से बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की सरकार आई है, इधर भी चीन सक्रिय है, उधर तो है ही।
और उसको लगता है कि चिकन नेक अगर काट देते हैं तो पूरा नॉर्थ ईस्ट का इलाका हिंदुस्तान का जो है वो मेन लैंड से कट जाएगा। लेकिन वहाँ हिंदुस्तान क्या कर रहा है, भारत की फौज की तैयारी क्या है और भारत चीन का मुकाबला करने के लिए, उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए क्या कुछ कर रहा है, यह भी हम आपको बताएंगे। और तीसरा हिस्सा है तवांग का। यह अरुणाचल का जो एकदम पूर्वी इलाका है वो तवांग है। 2000 से ज़्यादा वर्ग किलोमीटर का ज़िला है और उस पर चीन लगातार दावा करता है। हाल में चीन की सरकार का जो बयान रहा है, जहां से सारा विवाद पैदा हो रहा है, चीन की मंशा पर फिर सवाल खड़ा हो रहा है और चीन की इस तरफ की जो तैयारियां हैं वो बताती हैं कि घंटी बज रही है खतरे की और भारत की सरकार और सेना दोनों सुन रही हैं और दोनों की तैयारियां ज़बरदस्त हैं। ये 62 नहीं है, 2025 है और हिंदुस्तान दुनिया के 4 ताकतवर मुल्कों में से एक है फौजी ताकत के लिहाज से। चीन की मंशा, उसकी साजिश और तैयारियों पर संदेह उठाने का जो कारण है वो हाल ही में एक भारतीय महिला नागरिक की यात्रा है। वो लंदन से जापान जा रही थी, चीन उनका ट्रांजिट रूट था। वहाँ उनके साथ जो कुछ भी हुआ उस सलूक के ऊपर उन्होंने एतराज़ किया, भारत सरकार को बताया, सरकार ने प्रोटेस्ट किया चीन के साथ और चीन की सरकार ने जो कुछ भी कहा वहीं से यह सारा विवाद पैदा होता है जो चीन के बारे में नए सिरे से उसकी तैयारियों को देखने के लिए कहता है। प्रेमा नाम की महिला, उन्होंने लिखा कि मैं छुट्टी पर लंदन से जापान जा रही थी और मुझे बीच में ट्रांजिट के लिए शंघाई में रुकना था, चीनी शहर है। इस दौरान चीन के इमिग्रेशन विभाग के एक अधिकारी मेरे पास आए और उन्होंने मुझे कतार से अलग कर दिया। मैंने उनसे पूछा कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। उन्होंने मुझसे कहा कि अरुणाचल भारत नहीं चीन में है, इसका वीज़ा स्वीकार्य नहीं है, आपका पासपोर्ट मेरे यहाँ अमान्य है। मेरे सवाल करने पर उन्होंने कहा अरुणाचल भारत का हिस्सा नहीं है। वो मेरा मजाक उड़ाने लगे और कहने लगे कि मुझे चीनी पासपोर्ट के लिए आवेदन करना चाहिए। यह बात भारत सरकार के सामने जब आई तो सरकार ने चीन को अपना विरोध प्रकट किया। उसके बाद चीन के विदेश मंत्रालय ने बाकायदा एक बयान दिया और वो बयान क्या है ये आप सुनिए। 中方对此有何评论？ First of all, Jiangnan is जांगनान चीन का इलाका है। चीन ने अवैध रूप से भारत के बसाए गए तथाकथित अरुणाचल प्रदेश को कभी मान्यता नहीं दी है। जिस मामले का जिक्र हो रहा है उसके बारे में हमें जो जानकारी मिली है उसके अनुसार पूरे मामले के दौरान चीन के सीमा निरीक्षण अधिकारियों ने कानूनों और नियमों के अनुसार ही जांच प्रक्रिया अपनाई। कानून का पालन निष्पक्ष और गैर अपमानजनक रहा। संबंधित व्यक्ति के वैध अधिकारों की पूरी तरह रक्षा की गई है। उन पर कोई अनिवार्य कार्यवाही नहीं की गई और हिरासत में लेने या उत्पीड़न करने जैसी कोई बात नहीं हुई। regulations and had just enforcement and fully protected the lawful rights. We want to say that Arunachal Pradesh is an integral and inalienable part of India, and this is a fact which is self-evident. No amount of denial by the Chinese side is going to change this indisputable reality. चीन ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश भारत का नहीं चीन का हिस्सा है, वो दक्षिणी तिब्बत का इलाका है और भारत ने उस पर कब्जा कर रखा हुआ। हिंदुस्तान का अभिन्न अविभाज्य हिस्सा है अरुणाचल प्रदेश, एक राज्य है और भारत की संप्रभुता का सवाल है। भारत सरकार बार बार यह कहती है और दुनिया उसको मान्यता देती है, अरुणाचल प्रदेश भारत का न सिर्फ अभिन्न हिस्सा है बल्कि उसका एक प्रदेश है। अब चीन क्या है इसको भी एक बार समझिए आगे बढ़ने से पहले। ये लुटेरा देश है, ज़मीन लूटता है, ज़मीन लूट करके आज वो इतना बड़ा मुल्क बना हुआ है। लगभग 1 लाख वर्ग किलोमीटर का इलाका चीन का है, लेकिन 42% हिस्सा उसका कब्ज़ा किया हुआ है, लूटा हुआ है। यह जो लाल रंग का इलाका आप देख रहे हैं यही ओरिजिनल चीन है। यह तिब्बत 1949 में उसने कब्ज़ा कर लिया, इतना बड़ा इलाका। ईस्ट तुर्किस्तान जिसको आज शिनजियांग प्रोविंस कहते हैं उस पर उसने कब्ज़ा कर लिया। इनर मंगोलिया का जो साउथ का हिस्सा होता है उस पर कब्ज़ा किया। मंचूरिया कभी जापान के हिस्से में था, फिर रूस के पास आया, फिर रूस से चीन ने ले लिया। कोरिया का ये पूरा इलाका है उस पर उसका कब्ज़ा है। ग्वेत्सू
जो पश्चिमी इलाके हैं उस पर कब्जा है। और यहाँ बहुत सारे इस इलाके, ताइवान देख रहे हैं, ताइवान के ऊपर उसका दावा है कि ताइवान तो चीन का हिस्सा है और बार बार उसके जहाज़ यहाँ चक्कर लगाते रहते हैं और लगातार उसकी गिद्ध नज़र ताइवान के ऊपर रहती है और दुनिया भी डरी रहती है कि पता नहीं चीन कब ताइवान को हड़प ले। तो ये हड़पे हुए इलाके हैं जिसको आप चीन कहते हैं। 1 लाख वर्ग किलोमीटर यानी कि हिंदुस्तान से लगभग 3 गुना ज़्यादा क्षेत्रफल का देश है। ये चीन का इंटेंट है। चिकन कॉरिडोर क्या है? पश्चिम बंगाल में आप जाते हैं, जब आप पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, अलीद्वारपुर उन ज़िलों की तरफ बढ़ते हैं तो एक पतले से गलियारे से निकलते हैं। दार्जिलिंग के भीतर ही सिलीगुड़ी है और उस गलियारे से आप आगे जाते हैं, पूरे पूर्वोत्तर के राज्यों तक आप पहुंचते हैं। वो गलियारे पर चीन की बार बार नज़र रहती है। वो गलियारा बांग्लादेश से भी लग रहा है, वो गलियारा तिब्बत से, चीन से भी लगता है। उसको लगता है कि 22 किलोमीटर का इलाका जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और यह क्या है इसको ज़रा आप समझिएगा। ये आप देख रहे हैं, जैसे आप पश्चिम बंगाल के पूर्वी ज़िलों की तरफ जाते हैं, आप इसी कॉरिडोर से जाते हैं जिसको हम सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी कहते हैं। और यह सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है लगभग 60 किलोमीटर, ग्राफिक्स बदलते रहिएगा, 60 किलोमीटर लंबा है और 21 से 22 किलोमीटर चौड़ा है ये। और पश्चिम बंगाल के 2 हिस्सों को जोड़ता तो है ही, लेकिन पूर्वोत्तर के जितने भी राज्य हैं, ये 7-8 राज्य सिक्किम समेत असम, मेघालय, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, ये सारे राज्य जो हैं वो जुड़ते हैं कॉरिडोर से। इकलौता संपर्क मार्ग है। और आप देखिएगा ये बांग्लादेश का जो पूरा इलाका है यह भी इनका चिकन नेक है। तो बांग्लादेश अगर चीन के साथ मिलकर के हिंदुस्तान के लिए इधर से ख़तरा पैदा कर रहा है तो हिंदुस्तान को भी समझ में आता है कि हम अगर तुम्हारा ये इलाका ब्लॉक कर देंगे तो ये पूरा का पूरा इलाका हमारे पास होगा और हम यहाँ से यहाँ तक जा सकते हैं। फिर मेरे पास चौड़ी पट्टी हो जाएगी, चौड़ा इलाका हो जाएगा। बांग्लादेश को समझ में आना चाहिए। शायद अब सरकार समझ रही है, क्योंकि यहाँ जो भारत का सैनिक बंदोबस्त है कैसा है वो मैं आपको दिखाऊँगा। लेकिन ये आपका चिकन नेक का मामला है। जो अगली नज़र है चीन की वो है अरुणाचल प्रदेश पर। अरुणाचल प्रदेश के 90,000 वर्ग किलोमीटर इलाके पर चीन दावा करता है। वो क्या कहता है? वो कहता है कि दरअसल ये तिब्बत का इलाका था और मैकमोहन लाइन जब खींची गई 1914 में तो तिब्बत चीन का हिस्सा नहीं था। लेकिन चीन की दावेदारी तिब्बत के ऊपर रही और वह कहता है कि अरुणाचल तिब्बत का इलाका था। जब आपने वो लाइन खींची, अंग्रेज आपके हाथ थे, यानी हिंदुस्तान के भीतर अंग्रेज थे और तिब्बत की सरकार थी, चीन भी उसमें था, लेकिन चीन ने कहा कि हम इसमें हिस्सेदारी नहीं करेंगे। तो मैकमोहन लाइन के तहत क्या हुआ उसको बताने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि दरअसल अरुणाचल पर जो दावेदारी है, अरुणाचल के आसपास चीन की तैयारी है, वो क्या है। अब ये मैकमोहन लाइन आइए, ये जो ब्लिंक करती हुई लकीर है ये LAC है, यानी कि लद्दाख से लेकर के अरुणाचल तक यह लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल हिंदुस्तान और चीन के बीच सीमा रेखा। और इसमें यह जो काला इलाका दिखता है ये नेपाल आपका है। तो नेपाल इस पूरे क्षेत्र में बफर स्टेट है चीन और हिंदुस्तान के बीच में। लेकिन यहाँ से यहाँ यह जो दक्षिणी तिब्बत का इलाका है और अरुणाचल से लेकर के और इस नेपाल की सरहद तक, इसको हम मैकमोहन लाइन कहते हैं। 3 जुलाई 1914 को शिमला में एक समझौता हुआ। तब ब्रिटिश सरकार थी हिंदुस्तान के भीतर और उस समझौते में जो ब्रिटिश भारत था उसने तिब्बत के साथ अपने बॉर्डर को तय किया कि हमारा बॉर्डर क्या होगा। अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत के बीच में यह सीमा रेखा तय की गई और इसी सीमा रेखा को मैकमोहन लाइन कहते हैं। तो चीन से यह जो तिब्बत का इलाका है जिसको कब्जा कर लिया 1949 में चीन ने, और वो 890 किलोमीटर के आसपास की पूरी लाइन होती है। तो आप ये समझिए कि 4000 किलोमीटर की यह जो पूरी LAC है, इस LAC में 890 किलोमीटर यह मैकमोहन लाइन है। चीन कहता है कि 1914 में जो आपने समझौता किया था, दरअसल उस समय तो हम थे नहीं, अभी आए हैं और ये पूरा का पूरा जो इलाका है ये दक्षिणी तिब्बत है।
इसलिए हम 1914 के उस समझौते को नहीं मानते हैं जिसको आप मैकमोहन लाइन कहते हैं, शिमला समझौता कहते हैं। यह पूरा का पूरा बेल्ट हमारा है, ख़ास करके अरुणाचल का जो उत्तरी हिस्सा है, पूर्वोत्तर का हिस्सा है, जिसको आप 2000 वर्ग किलोमीटर के भीतर तवांग कहते हैं। उस तवांग पर उसकी दावेदारी है। 1962 में चीन ने जो हमला किया था, उस हमले का कारण यही तवांग का इलाका था। एक कारण मैं कर कि एक ही नहीं है, एक तो वहाँ भी है अक्साई चिन। उस अक्साई चिन के चलते भी हमारी दावेदारी थी, उससे भी नाराज़ था। अरुणाचल प्रदेश हमारा है और यहाँ वो घुस करके लगभग 1 महीने तक उसकी फ़ौज यहाँ अपना कब्ज़ा किए रही और 1 महीने के बाद चीन निकला। चीन ने हमला क्यों किया और चीन ने अपनी सेना को वापस क्यों बुलाया, आज तक उसके कारण साफ साफ नहीं है। लेकिन कारण जो समझ में आते हैं, अक्साई चिन पर भारत की दावेदारी, अरुणाचल जो भारत का अभिन्न इलाका है, दुनिया जिसको मान्यता देती है, उस पर चीन की नज़र रही और उसका दावा रहा है। यह 2 बड़े कारण माने जाते रहे हैं चीन के साथ उस युद्ध के, जिसको हम 1962 का युद्ध कहते हैं। उस समय भारत की स्थिति बहुत मजबूत नहीं थी। आज मामला कुछ अलग है। अब मैं आपको उसी अरुणाचल के तवांग के इलाके में लेकर चलना चाहता हूँ, क्योंकि तवांग बहुत इम्पॉर्टेंट है। तवांग जब इमेजेस आप देखेंगे तो वो पूरा का पूरा पहाड़ी इलाका है। वहाँ एक बहुत बड़ा बौद्ध मंदिर है, तिब्बती बौद्ध मंदिर है, उसकी बहुत प्रसिद्धि है और वो 10,000 फीट से ऊपर की हाइट पे है। उसका बड़ा महात्म है और यह जितनी इमेजेस आप देख रहे हैं, ये सब तवांग है, अरुणाचल प्रदेश का वो इलाका जो उसका पूर्वी उत्तरी हिस्सा कहा जाता है। एक ज़िला है तवांग, और तवांग के बारे में ग्राफिकली मैं आपको समझाना चाहता हूँ। यह जो पश्चिमी हिस्से में तवांग है, पूर्वी पश्चिमी हिस्सा कहिए आपको, तो यह तवांग का इलाका है जो आपको यहाँ दिख रहा है। 2172 वर्ग किलोमीटर का यह पूरा का पूरा इलाका आता है और इसमें उत्तर में आप देख रहे हैं कि तिब्बत का हिस्सा लगता है जो चीन बैठा हुआ है, और दक्षिण पश्चिम में भूटान है। तो भूटान और चीन, तवांग में मैंने जैसा कहा कि बहुत प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर है और उस बौद्ध मंदिर का महात्म्य बौद्धों के बीच में बहुत अधिक है। तो ये तवांग का इलाका है और तवांग के आसपास चीन की तैयारी है। तो मैंने जैसे पहले कहा कि 1962 में चीनी सेना ने तवांग पर हमला बोला था, जैसा कि उसने लद्दाख के भीतर हमला बोला था, वैसे उसने तवांग की तरफ भी हमला बोला था। इन दोनों तरफ से चीनी फौज भारत के भीतर घुसी थी और 2022 में आपको याद होगा, वो तस्वीर में आपको दिखाना चाहता हूँ कि 2022 में तवांग के इलाके में सीमा पार करके और चीनी फौज आ गई थी। उसके बाद हिंदुस्तानी सेना ने उनको मार मार करके भगाया। चीनी सैनिक भागते हुए नजर आए थे और भारत के जवान भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे। यह जो तस्वीर आपके सामने है, इस बात की गवाही है कि पानी बहुत बह चुका है, हिंदुस्तान एक ताकतवर देश हो चुका है और चीन जो हमारी सीमा रेखा है उसके भीतर जब कभी भी आने की कोशिश करता है वो मुँह की खाता है। तो यह तवांग के इलाके की तस्वीर है जो इस बात की गवाही दे रही है। बांग्लादेश में जब से मोहम्मद यूनुस की देखरेख में वहाँ सरकार आई है, एक आदमी जो न प्रधानमंत्री है, न राष्ट्रपति है, न चुना गया है, लेकिन वो मालिक मुख्तार बांग्लादेश का बना हुआ है, सब कुछ तय कर रहा है। उसने हिंदुस्तान के साथ 36 का आंकड़ा बना लिया है। हिंदुस्तान के दोनों दुश्मनों चीन और पाकिस्तान के साथ उसने हाथ मिला लिया है और बांग्लादेश की ज़मीन को वो हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने के लिए दोनों को दे रहा है या दोनों को उसने अपने यहाँ बुला रखा है। यह जो चिकन नेक हमारा है, जो इसको हम सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहते हैं, ये पूरा बांग्लादेश है, आप देख रहे हैं, और ऊपर तिब्बत है, यानी कि चीन यहाँ है, यहाँ बांग्लादेश है। इन चीनियों को बांग्लादेश यहाँ बुला रहा है किस तरीके से, और पाकिस्तान भी यहाँ सक्रिय है किस तरीके से, यह मैं अब आपको बताना चाहता हूँ कि बांग्लादेश हिंदुस्तान के लिए कितना बड़ा खतरा है। तो वो जो सीमा है तुर्की है, जिसको हम टर्की कहते हैं, उसका बेयर कतर ड्रोन, वही ड्रोन है जो पाकिस्तान को तुर्की ने हिंदुस्तान के खिलाफ मई के जंग के दौरान दिया था।
उसी ड्रोन का इस्तेमाल अब बांग्लादेश अपनी सीमा पर सर्विलांस के लिए कर रहा है। चीन से F-17 जो J-17 थंडर फाइटर जेट्स होते हैं उसको ख़रीदने की डील कर रहा है बांग्लादेश कि भाई J-17 फाइटर जेट हमको दो, अगर भारतीय वायुसेना और इंडियन आर्मी चढ़ बैठी तो हम तो पंगु हैं, हमसे तो कुछ हो ही नहीं सकता है, तो कुछ तो हो कि हम उसका सामना कर सकें। तो एक तैयारी यह भी कर रहा है मोहम्मद यूनुस, और पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है वो यहाँ सक्रिय हो गई है। जब से यूनुस की सरकार आई है तब से इस्लामिक कट्टरपंथी ताकतें लगातार बांग्लादेश के भीतर ताकतवर होती चली जा रही हैं, सर उठाती चली जा रही हैं। उन ताकतों का भारत के विरोध में, भारत के खिलाफ ISI इस्तेमाल कर रही है और ISI बांग्लादेश में बहुत सक्रिय है। तो चीन, बांग्लादेश और पाकिस्तान, इन तीनों की तिकड़ी हिंदुस्तान के खिलाफ काम कर रही है। इसलिए पाकिस्तान की तरफ से, चीन की तरफ से, बांग्लादेश की तरफ से, तीनों तरफ से हिंदुस्तान के ऊपर खतरा है। अब सवाल यह है कि इस खतरे की तैयारी भारत ने क्या की है। इस तैयारी के बारे में मैं आपको चिकन कॉरिडोर यानी कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तवांग तक भारत की सेना ने क्या क्या बंदोबस्त किए हैं, इन इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बहुत तेज डेवलप हुआ है, सप्लाई का काम कैसे घंटों में पूरा किया जा सकता है और सरहद तक लगातार रसद की, गोला की, बारूद की सप्लाई बनी रह सकती है। इसकी खातिर अब आपको कुछ चीज़ें मैं बताना जा रहा हूँ। सबसे पहले देखिए कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर से लेकर के और तवांग तक S-400 डिफेंस सिस्टम, ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर जिसको हम चिकन्ने कहते हैं, इसमें इसको तैनात किया गया है। ये एयर डिफेंस सिस्टम है। इसी एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के तमाम हमलों को नाकाम कर दिया था। मई की जो जंग हुई थी 2 दिनों की, उसके दौरान, और पाकिस्तान हक्का बक्का रह गया था। तो S-400 की तैनाती भी इस इलाके में है। इसके अलावा आकाश एयर डिफेंस सिस्टम यानी कि ज़मीन से आसमान पर मारने वाला दुश्मन का विमान है, फाइटर जेट जिसको कहते हैं, मिसाइल है, रॉकेट है या फिर ड्रोन है, कुछ भी हवा में जो ख़तरा है उसको लगातार मार करके ख़त्म करने और हिंदुस्तान के ऊपर ख़तरे को नस्तनाबूद करने की ताकत ADS के पास है। उसके बाद सुखोई MKI-30 या 4th and half जनरेशन के फाइटर जेट जो लगातार काबिल है, दुश्मन के ऊपर कहर बनकर टूटता है, कई तरह के गोला बारूद के साथ लैस होकर के यह बहुत बड़ी तबाही ला सकता है। इसको भी तैनात किया गया है ताकि चीन जैसे ही हमला करता है चीन के ऊपर जवाबी हमला हो सके। और राफेल जो हिंदुस्तान का भी सबसे बड़ा हवाबाज या हवा के भीतर आप आसमान का बेताज बादशाह कर सकते हैं, यह राफेल भी इस इलाके में, हाशीमारा जो पश्चिम बंगाल है उसमें यहाँ तैनाती है इसकी, और यहाँ से चीन के किसी भी इलाके में उड़ान भर के तबाही मचाई जा सकती है। और ब्रह्मोस मिसाइल की भी तैनाती है। ब्रह्मोस वही मिसाइल है जिसके आगे पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए थे। लगातार ब्रह्मोस के हमलों ने पाकिस्तान को तबाह कर दिया था, उसके एयर बेसेस नष्ट कर दिए थे, और अब तो हिंदुस्तान ब्रह्मोस 2 पर काम कर रहा है जो इससे कहीं अधिक ताकतवर है और वो हाइपरसोनिक मिसाइल है। अरुणाचल के पास चीन ने तिब्बत के लोहुंजे एयरबेस पर 36 नए हार्डन एयरक्राफ्ट शेल्टर, नए एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स और एक बड़ा एप्रन का मतलब जहां विमानों को पार्क किया जाता है वो इलाका तैयार किया है। यह एयरबेस मैकमोहन लाइन से 40 किलोमीटर दूर और अरुणाचल प्रदेश के तवांग से लगभग 107 किलोमीटर के फासले पर है। भारत ने अरुणाचल सीमा पर ITBP की 4 नई बटालियन तैनात की। 5300 से अधिक जवान उनमें शामिल हैं। 2023 में अरुणाचल में 6 नई बटालियन तैनात करने को भारत सरकार ने मंजूरी दी। लगातार निगरानी चलती रहती है। निगरानी के तहत ड्रोन, सेंटर टू शूटर सिस्टम, हेलीकॉप्टर वगैरह का इस्तेमाल किया जाता रहा है। बुनियादी ढांचे में काफ़ी मजबूती आई है। 13,000 फीट पर सेला सुरंग आपने सुना होगा। हर मौसम में आवाजाही और सप्लाई के लिए उसको तैयार किया गया है। नेचफू टनल दूसरा टनल है। अरुणाचल तक संपर्क और सप्लाई के लिए मजबूत जरिया और रास्ता है। ये पूर्वी अरुणाचल प्रदेश में दिबांग नदी है, उस नदी के ऊपर पुल बनाया गया है। पूर्वोत्तर सीमा तक बेहतर पहुंच के लिए बहुत सारी सीमेंटेड सड़कें, पहाड़ी पुल, सुरंग वगैरह का जाल बुना जा रहा है। BLO प्रोजेक्ट वर्तक
और प्रोजेक्ट उदयक जैसे तमाम जो सेंट्रल प्रोजेक्ट्स हैं उनके तहत सड़कों, पुलों, सुरंगों और दूसरे रास्तों का निर्माण लगातार किया जा रहा है। और हाल ही में तीनों सेनाओं ने पूर्वी प्रचंड प्रहार से जो अभ्यास किया, पश्चिमी सीमा पर लगभग महीने भर का अभ्यास चला। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश के इलाके में तीनों सेनाओं का अभ्यास है, सिर्फ इसलिए है कि उन इलाकों में जो चोटियां हैं और बर्फीले इलाके हैं, भारत की फ़ौज हर कीमत पर जीत सुनिश्चित कर सके। यह अभ्यास किया गया और चीन को एक मैसेज भी दिया गया कि हमारी सरहद, हमारे इलाके महफूज हैं। भारतीय महिला नागरिक प्रेमा को शंघाई में रोका जाना, उसके बाद भारत सरकार का विरोध, फिर चीन का कहना कि अरुणाचल प्रदेश उसका हिस्सा है। अरुणाचल के आसपास चीनी इलाकों में लगातार फौजी बंदोबस्त का बढ़ते चले जाना और लद्दाख के आसपास के इलाकों में भी चीनी फ़ौज अपनी तैनाती और मुस्तैदी बढ़ा रही है और इस पर हिंदुस्तान की नज़र है। हिंदुस्तानी सेना और हिंदुस्तान की सरकार ने चीन से लगने वाले पूरे इलाके पर जवाबी कार्रवाई के लिए हर संभव तैयारी की है, लेकिन चीन जिसकी मंशा, जिसकी नीयत दोनों हिंदुस्तान को लेकर के कभी दुरुस्त नहीं रहती है, कभी भी दुनिया के किसी भी देश के लिए भरोसा करने लायक मुल्क नहीं है। इसलिए हर वक्त हिंदुस्तान को सजग रहना है। फैक्ट्स एंड फिगर्स में आज इतना ही। मेरी आपकी मुलाकात फिर होती है, तब तक ले दीजिए विदा। जय हिंद।